चलिए, तो हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले मेथड को कवर कर लिया, वो क्या था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें हम क्या कर रहे थे, खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। सेकेंड मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसके आगे सेल्फ नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड मेथड में भी हम ऑब्जर्वेशन तो करेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन हम खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ से ये क्लियर तो होता है कि हम इसमें ऑब्जर्वेशन तो करेंगे क्योंकि दोनों में ऑब्जर्वेशन कॉमन है, लेकिन हम इस मेथड के थ्रू खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। तो हम किसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या है कि जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड आया, बहुत स्टार्टिंग फेज की बात है, जब स्टार्टिंग फेज का यूज किया जा रहा है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शलिटी की चांसेस बहुत ज्यादा थी। ठीक, लोग पक्षपात कर रहे थे, अपनी अच्छाई को बता रहे थे, बुराई को छुपा रहे थे। पार्शलिटी का चांस होने के कारण क्या होता था कि इससे जो हमको रिजल्ट चाहिए होता था, वो रिजल्ट हमें, चलो कुछ तो मिल ही जाता था रिजल्ट, अब कोई एक्सपेरिमेंट किए तो कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन वो प्योर नहीं होता था, वैलिड नहीं होता था, साइंटिफिक नहीं होता था, वो इस तरीके से नहीं होता था। जिसके कारण क्या है, कुछ डिमेरिट के कारण फिर इसका उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं रहा। आज भी ये यूज होता है, लेकिन क्योंकि ये जो काम कर सकता है वो अदर मेथड नहीं कर सकता, ये जो काम कर सकता है वो और मेथड नहीं कर सकता, तो सब मेथड का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट है। तो यूज तो होता है, लेकिन ये साइंटिफिक और बहुत ज्यादा प्योर रिजल्ट नहीं दे पाता है। उसके बाद फिर क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन मेथड का खोज किया गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड का खोज किया गया। जब तक साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, तब तक सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता था। ठीक, लेकिन जब से साइकोलॉजी को बिहेवियर का साइंस कहा जाने लगा, बिहेवियर का विज्ञान कहा जाने लगा, तब सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट सटीक नहीं दे पा रहा था, वो वहां पे थोड़ा फेल सा होने लगा था। तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन मेथड का खोज किया गया, जो कि क्या है, बिहेवियर की स्टडी करता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में तो हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे। इसमें जो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में, एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, फिजिकली चेंज, फिजिकल कंडीशन और उसका रिस्पॉन्स, इन सारी चीजों का स्टडी करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है, सामने अगर कोई व्यक्ति उसके प्रेजेंट है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मेंटल प्रोसेस कैसा है, ये जानने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो फिजिकली क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रहा है चीजों की, इन सारी चीजों की स्टडी करता है, इन सारी चीजों का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन मेथड में दो चीजें होती है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या, वो इंसान जो इस मेथड को परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर। जो देख रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर। और जिसको देखा जा रहा है, जिससे ये मेथड परफॉर्म किया जा रहा है, वो क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। ठीक, तो इसमें जो इस मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है वो वर्ड या सुनने, ठीक है, बोलने या सुनने की तुलना में अपनी आंखों का जो है वो ज्यादा यूज करता है, अपनी आई का यूज वो बहुत ज्यादा करता है, मतलब वो देखता है, अवलोकन कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो आंखों का यूज जो है वो ज्यादा करता है सामने वाले के बिहेवियर और फिजिकली एक्टिविटी या मेंटल प्रोसेस को जानने के लिए। ठीक, इस मेथड का यूज करके हम ग्रुप के बिहेवियर का भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के साइकोलॉजी, उसके बिहेवियर का भी स्टडी किया जा सकता है। और इस मेथड को जो है या तो हम इंडिपेंडेंटली यूज करें, सिंगल फॉर्म में इस मेथड को यूज कर सकते हैं, या किसी अदर मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, हम इसको कंबाइंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन जो हम बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट या किसी व्यक्ति को ध्यान से देखा जा रहा है, ठीक है, किसी भी घटना को ले लीजिए और कोई इंसान उसको ध्यान से देख रहा है, उससे जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसको फिर वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एक साइंटिफिक मेथड होता है, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन जो होता है वो साइंटिफिक नहीं होता है, क्योंकि हम जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर रहे थे। ठीक, हम ऑब्जर्वेशन मेथड का भी यूज करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन क्या है कि हमारे द्वारा किया गया हर ऑब्जर्वेशन या किसी के भी द्वारा किया गया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो साइंटिफिक नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी वस्तु को आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, और उसको आप फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें जो आपने देखा उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। लेकिन हर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साइंटिफिक नहीं होता है। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मान लो जब किसी चीज को आप देख रहे हो,
अगर प्लानिंग के साथ देख रहे हो, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई प्लानिंग है, ठीक है, अगर इन सारी चीजों के साथ आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। लेकिन बस ऐसे ही आप किसी भी चीज को देख रहे हो बिना किसी पर्पस का, बिना किसी प्लानिंग का, तो वो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक नहीं कहा जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपने अपना विंडो ओपन किया, आप बाहर देखिए थोड़ा बहुत आसमान में बादल है, आप देख ही रहे हो ध्यान से, उसके बाद आपने बोल दिया क्या आज बारिश होगी, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना हो, लेकिन आपने जो किया, आपने जो देख के जानकारी प्राप्त करके ये चीजें बताई, ये ऑब्जर्वेशन ही था, लेकिन आपके द्वारा जो किया गया ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ना तो आपने प्लानिंग की, ना तो आपने कुछ उसके बारे में सोचा समझा, बस अचानक से कुछ भी देखा, उसके बारे में कुछ भी आपने कह दिया, तो वो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन आपके उस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक नहीं माना जाए, क्योंकि साइंटिफिक हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को तभी मानते हैं जब उसके पीछे कोई प्लानिंग हो, कोई पर्पस हो, ठीक है, तब हम उसको साइंटिफिक मानते हैं। तो किस तरीके के ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक माना जाएगा? सेम आपने मौसम को देखा और बोल दिया कि बारिश होगी, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक नहीं है। वहीं पे कोई वैज्ञानिक है, मौसम विभाग के कोई इंसान है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मौसम को देखा, उन्होंने देखा कि एयर में कितना मॉइस्ट है, एयर कितना आज का मॉइस्ट है, मतलब एयर में कितना नमी है, आज वायुमंडल का दाब कितना है, एयर का प्रेशर कितना है, इन सारी चीजों को जब वो देख के अच्छे से समझ के फिर वो कुछ बोल रहे हैं कि हाँ आज बारिश होगी, हो सकता है उनके केस में भी ना हो बारिश, या हो सकता है हो, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो एक प्लानिंग, पर्पस और साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए किया, इसीलिए वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा? साइंटिफिक कहलाएगा। और हमने जो विंडो से देख के किया वो भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो बिना किसी प्लानिंग पर्पस का था, बस अचानक से विंडो ओपन किए तो दिख गया, तो हम भी ऑब्जर्व कर लिए, तो वो क्या होगा? वो साइंटिफिक नहीं कहलाएगा। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक नहीं कहलाएगा, तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है कि किस ऑब्जर्वेशन को हम साइंटिफिक कहेंगे। तो हम उस सारे ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक कहेंगे जो ये 5 चीजों को सेटिस्फाइड करता हो। ये 5 पॉइंट है आपके, जो ये बताते हैं कि आपके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन अगर ये 5 पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है? साइंटिफिक है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर उस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक नहीं माना जाएगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी भी चीज को ध्यान से बस देखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे जानकारी प्राप्त करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, कुछ कंक्लूजन निकालना है। ठीक, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपके द्वारा किया गया जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ऑब्जेक्टिविटी प्रेजेंट है तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? साइंटिफिक होगा। ठीक, इस मेथड में क्या था? सब्जेक्टिव था ना मेथड, सब्जेक्टिविटी प्रेजेंट था, इसलिए ये मेथड क्या था? मेथड तो है लेकिन ये क्या है? साइंटिफिक नहीं है। ये मेथड भी है, बिहेवियर का स्टडी भी कर रहा है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला बोला ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज का स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्टिव तब मानेंगे हम उसको ऑब्जेक्टिविटी। पहला है ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी चीज का स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसके स्टडी को हम ऑब्जेक्टिव तब मानेंगे जब उसके स्टडी के दौरान आपका अपना पर्सनल बिलीव है, आप क्या मानते हो, आपका अपना इमोशन है, आपका अपना फीलिंग है, ये सारा चीज उस एक्सपेरिमेंट के, उस ऑब्जर्वेशन के बीच में ना आए। अगर ये सारा चीज नहीं आता है ऑब्जर्वेशन के बीच में तो उस ऑब्जर्वेशन को जिसको आपने किया है उसको ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बिलीव है, आपकी जो मान्यता है, आपका इमोशन है, आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी सोच है, वो अगर किसी ऑब्जर्वेशन के बीच में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि, मेरा अनुमान यह है कि, तो ये सारा चीज अगर आपके ऑब्जर्वेशन के बीच में आ रही है तो वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाएगा। उस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो चीज जैसा है उसको वैसा देखिए, ना कि उस तरीके से देखिए जैसा आप देखना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मत देखिए, ठीक है, अपने ओपिनियन, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं देखिए, जो चीज जैसी है उसको उसी तरीके से आप देख लीजिए, ना कि उस प्रकार देखिए जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। ठीक, तो अगर इस तरीके से आप किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपना फीलिंग, इमोशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन को साइड रख के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और इस टाइप का ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बगीचा है, उसमें कोई पौधा लगाया गया है, ठीक है, आप जाते हो पौधे के सामने खड़े हो जाते हो और बोलते हो लग रहा है ये पौधा बढ़ रहा है,
ठीक, लग रहा है कल ये इतना था, मेरा अनुमान ये है कि आज ये इतना हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये पेड़ क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, आपका अपना ओपिनियन हो गया। ये आप ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने इसमें अपना ओपिनियन को इंक्लूड कर दिया है, मेरा अनुमान है कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप जाओ, एक लेंथ मेजर करने वाला लेके आया आपने और उस पौधे का लेंथ मेजर किया, अब बोल रहे हैं कि कल इतना था और आज इतना इंच बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि सच में इस पौधे में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ये पौधा लंबा हो रहा है। तो अब आपने क्या किया, मेथड का यूज किया, पर्पस के साथ किया, क्योंकि आपको जानना था इसका हाइट। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ किया, तो अब आप जो हाइट बता रहे हो कि वो बढ़ रहा है और इतना बढ़ा है, ये क्या हुआ, साइंटिफिक हुआ, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन पहले आप बस खड़ा होकर अनुमान लगा के, हाँ हमको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन आपका साइंटिफिक नहीं माना जाएगा। तो समझ गए, इसका एग्जाम्पल क्या मैंने दिया, प्लांट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, वो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लांट से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल दिया है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो जाएगा। दूसरा है वैलिडिटी। ठीक है, किसी भी चीज को वैलिडिटी है या नहीं, कोई भी चीज वैलिड है या नहीं, ये हम तब मानेंगे जब जिस काम के लिए मैंने उस चीज को बनाया है या चुना है वो काम करता हो तो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज को मैंने बनाया या किसी भी मेथड को हमने बनाया है, अगर वो मेथड वो काम ही नहीं कर रहा जिस काम के लिए उस मेथड को बनाया गया है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब किसी ने बीपी इंस्ट्रूमेंट बनाया है लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट बीपी माप ही नहीं रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो जो उनका एक्सपेरिमेंट है या वो जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी का मतलब है कि जिस काम के लिए जो चीज बना है, चाहे वो मेथड हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जिस काम के लिए जो बना है उसको वो काम करना होगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा जो अगर काम करे चलेगा, लेकिन वो काम उसको करना होगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको हम वैलिड नहीं बोलेंगे। तीसरा आता है वेरिफिएबिलिटी। मान लीजिए कि जब कोई स्टडी कर रहा है, जब कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को करके उन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन दे दिया। अब आप उस ऑब्जर्वेशन को देखे, पढ़े और आप सेम ऑब्जर्वेशन को या सेम प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट करना चाहे, तो आप उसको रिपीट करें। ठीक है, आप उसको दोबारा रिपीट करें, लेकिन जो पहले रिजल्ट आया था वही रिजल्ट दोबारा भी आना चाहिए, वही रिजल्ट दोबारा भी आना चाहिए। तो अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, हम उसको बोलेंगे कि ये क्या, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वेरिफिएबल है। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कोई मॉलिक्यूल की खोज की या कुछ उन्होंने ढूंढा, तो वो क्या करते हैं, थ्योरी पब्लिश करते हैं। उस थ्योरी में क्या है, वो लिखते हैं कि इस तरीके से प्रोसेस से हम गए तो यहाँ ऐसे ऐसे करके हमको ये चीज मिला। ठीक, अब उन्होंने थ्योरी दिया, अब कोई थ्योरी पढ़ के अदर साइंटिस्ट उस पर ये जानना चाहे क्या सच में ऐसा होता है, उस पाथवे को फॉलो करे, उसी तरीके से प्रॉपर जैसे उन्होंने किया, उसको करने के बाद अगर वही सेम रिजल्ट आ रहा है, हम उसको बोलेंगे वेरिफिएबल। लेकिन उन्होंने कुछ निकाला उस पाथवे को फॉलो करके, और ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, हम उसको वेरिफिएबल नहीं बोलेंगे। किसी भी चीज को साइंटिफिक बोलने के लिए 5 चीजें जरूरी है, 1 2 3 आपने समझ लिया। तीसरा है सिस्टमैटिक। किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में स्टडी होना जरूरी है, सिस्टमैटिक वे में किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अगर आपका जो वे है वो सिस्टमैटिक नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड, उसको हम नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बोलेंगे। सिस्टमिक का मतलब क्या, कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो या आप जो ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो उसके लिए पहले से प्लानिंग हो, पर्पस हो, उसमें आपको क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना है ये आपको पहले से नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ये सारा चीज आपको इकट्ठा कर लेना है। जब आप इन सारी चीजों के साथ जब एक सिस्टमिक वे में किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो तो उस ऑब्जर्वेशन को क्या माना जाएगा, साइंटिफिक माना जाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, तो वो मून, चांद का जो अपना रोटेट करने का जो भी तरीका है उसको वो देखना चाहते हैं, वो किस तरीके से रोटेट करता है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो इसको देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस जाएंगे और टेलीस्कोप उठाएं और फिर डायरेक्ट देखने लगे चांद को, नहीं। तो फिर वो उनका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो साइंटिफिक नहीं माना जाएगा। उसके लिए पहले तो वो प्लानिंग करेंगे कि हाँ चलो हमको इसके रोटेशन को, इसके डायरेक्शन को देखना है कि ये रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो सबसे पहले प्लानिंग किया जाएगा। फिर उसके लिए क्या क्या हमको इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, वो सारा चीज वो इकट्ठा करेंगे। ये हमको कब करना है, किस दिन करना है, दिन में करना है, रात में करना है, किस समय करना है,
ये सारा जब वो चीज अरेंज कर लेते हैं उसके बाद जब वो जाते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सिस्टमिक वे में हुआ, तो उस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ठीक, अब पांचवा आता है रिलायबिलिटी। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जब सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया जाए तो वो अलग अलग रिजल्ट ना दे दे, सेम या उसके अप्रोक्स लगभग में रिजल्ट आना चाहिए। मान लीजिए एक थर्मामीटर है, वो बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है, थर्मामीटर है, उसका काम है टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक, लेकिन अगर उसी सेम थर्मामीटर को आपने एक इंसान में लगाया तो मान लीजिए 99 फॉरेनहाइट दिया टेम्परेचर, फिर उसी इंसान में आपने लगाया 100 हो गया, इंसान नॉर्मल है, ठीक है, उसको फीवर नहीं गया, कभी 99 बता रहा है, कभी 90 बता रहा है, कभी 100, कभी 102 फॉरेनहाइट बता रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि वो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो बना है वो क्या है, रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेम चीज को दोबारा दोबारा सेम कंडीशन में सेम प्रोसेस में हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम रिलायबल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें अगर प्रेजेंट है किसी ऑब्जर्वेशन में तो उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक बोलेंगे। अगर नहीं है तो फिर वो तो ऑब्जर्वेशन तो वो है ही, वो रहेगा ही, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक नहीं रहेगा। हमने ऑब्जर्वेशन मेथड का डेफिनेशन जान लिया है, ये साइंटिफिक इसको कब कहेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, इस बारे में हमने जान लिया है। अब क्या करेंगे हम, इसके स्टेप्स है उसको हम जानेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड का कुछ स्टेप है, जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड परफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं, हमको उस स्टेप को फॉलो करके ऑब्जर्वेशन मेथड को परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम स्टेप को जानते हैं तो एटलीस्ट हमें अंदाजा लगेगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, नहीं तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। तो चलिए हम स्टेप को देखते हैं कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या किसी का मेंटल इलनेस है, सामने वाले पेशेंट का उनके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन हमको करना है तो किस तरीके का स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला होता है प्लानिंग, सबसे पहला और जरूरी चीज होता है प्लानिंग। अगर कोई ऑब्जर्वेशन मेथड परफॉर्म करना चाहता है तो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो वो प्लानिंग करे। प्लानिंग करेंगे उसको किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है, अगर कोई इंसान का ऑब्जर्वेशन करना है तो उस इंसान के किस टाइप के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना है, उनको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा, उनको किस तरीके से प्रोसेस क्या होगा उनके ऑब्जर्वेशन का, किस जगह पे उनको ऑब्जर्वेशन करना है, किस दिन करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सारा चीज जो है प्लानिंग वो पहले ही कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या जरूरी है, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्लानिंग। ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब पहले तो है कोई भी करने जा रहा है ऑब्जर्वेशन तो उसने प्लानिंग कर लिया, चलो कि इस दिन करना है, इस इंसान का करना है और इस इंसान के इस बिहेवियर का ही पर्टिकुलर हमको ऑब्जर्वेशन करना है। तो जब हमने प्लानिंग कर लिया तो अब हम वहां पहुंच गए। दूसरा आता है क्या कि ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब हमने पहले से जो प्लान किया है कि हमको इस बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मतलब जिस चीज को हमने प्लान किया है इस बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसी बिहेवियर का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उसी में क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर करते हैं, ये क्या है, सेकेंड स्टेप है। तीसरा है नोटिंग ऑफ बिहेवियर। अब हमने जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया उसको हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, अपने कॉपी पेन डायरी में उसको हम लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। अब मान लीजिए हमने प्लानिंग किया, ठीक, फिर हमने जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसी प्रकार के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन किया, हमको जो लगा हमने उसको फिर क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब आता है स्टेप जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। अब हमने जो नोट डाउन किया है, हमने जो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद हमने जो भी चीजें लिखी है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं, समझते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। जो हमने लिखा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको एनालिसिस का मतलब यही होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जब आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस करना। तो जब हमने किसी भी पेशेंट आया, किसी भी इंसान का मान लीजिए बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, हमने इतना सारा कुछ ऑब्जर्वेशन में लिख लिया, आपने नोट डाउन कर लिया। अब उसको समझेंगे कैसे, हमें भी तो समझना है, तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, ठीक।
उसके बाद फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है समझने का, इंटरप्रिटेशन। अब उसको छोटे छोटे पार्ट में तो हमने तोड़ के समझा, ठीक है, फिर अब उन सारे पार्टों को मिला के फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है ये स्टेप क्या कर रहा है कि हमने जो ये 3 स्टेप ऊपर किए हैं उससे जो भी रिजल्ट आया उसको अच्छे तरीके से जानना है और समझना है। उसको चाहे आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके समझे, या फिर टूटे हुए पार्ट को जिसको आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया उसको आप एक जगह उसको इकट्ठा करके समझे। लेकिन इस जो स्टेप है इसका मतलब क्या है, उसको अच्छे तरीके से समझना, जानकारी प्राप्त करना कि क्या हमने ऑब्जर्व किया इस बारे में जानना। अब आता है जनरलाइजेशन। अब जब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस स्टेप में, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने नोट किया था, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था उसका हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब उस डाटा को हम क्या करते हैं इसी स्टेज में न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं जनरलाइज कर देते हैं। आपने स्टडी फॉर्म में क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, जनरलाइज कर दिया। उसमें फिर हम क्या करते हैं रूल बनाते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये नियम होना चाहिए। तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन। ठीक, ये स्टेप और ऑब्जर्वेशन समझ आ गया। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, फिर जो हमने नोट किया है उसको हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैटिक या न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उस डाटा को। उस डाटा को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे और तोड़ने के बाद उसको जोड़ जोड़ के समझेंगे। कहने का मतलब यही है कि हम अच्छी तरीके से टोटल उसको कंप्लीट तरीके से समझेंगे। उसके बाद समझने के बाद हमारा जो निष्कर्ष निकलता है उसको फिर हम क्या करेंगे, उससे नियम बनाएंगे और उस रूल को पब्लिश करेंगे। तो ये हो गया क्या जनरलाइजेशन। ये कुछ स्टेप का यूज करते हैं किसमें, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आता है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का टाइप भी होता है। सबसे पहला टाइप है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है किसी भी चीज को आप ध्यान से देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, उसे डाटा रिकॉर्ड करना है, उससे आपको कुछ कंक्लूजन निकालना है, इसलिए आप देख रहे हो उस चीज को। तो सबसे पहला टाइप है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। हम स्टेप तो ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सिचुएशन जैसा है उसको उसकी नेचुरल कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, ठीक, नेचुरली कहीं भी रखा हुआ है तो ना हम वहां पे टेम्परेचर कम या ज्यादा करके कोशिश करेंगे उसको ऑब्जर्वेशन करने का, ना वहाँ पे प्रेशर कम ज्यादा करेंगे। कहने का टोटल मतलब यही है कि वो जहाँ जिस कंडीशन में प्रेजेंट है उसी कंडीशन में बस हम उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। उसके आसपास की चीजों को या उसको प्रभावित करने वाली चीजों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन। दूसरा आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नाम लो, इसमें हम जिस चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको इफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं उसको हम कोशिश करेंगे कंट्रोल करें। अगर हम उन चीजों को कंट्रोल करेंगे जो उस चीज को इफेक्ट कर रही है जिसका हमको स्टडी करना है, तो उससे क्या होगा कि स्टडी का जो हमारा रिजल्ट है थोड़ा वैलिड आएगा, थोड़ा बेहतर आ सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे। कंट्रोल मेथड में हम सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक, फिर आता है सिस्टमिक मेथड। सिस्टमिक मेथड में हम क्या करते हैं, हमको जिस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है उसके लिए एक सिस्टमिक वे में प्लानिंग करेंगे। किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है ये पहले पता करेंगे, उसके लिए टाइम, प्लेस, डेट ये सारा चीज फिक्स करेंगे। तो अगर इस प्रोसेस से हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमिक मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्या आता है, नेक्स्ट टाइप होता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मेथड में क्या होता है कि किसी भी चीज का आप स्टडी कर रहे हो, अचानक पहले से कोई आपने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, बताया नहीं है, ये सिस्टमिक नहीं होता। अचानक आप गए किसी भी सिचुएशन में, उसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन आप करने लगे सडन अचानक, तो वो क्या हो गया, इंसिडेंटल मेथड हो गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनकंट्रोल मेथड और इंसिडेंटल मेथड सेम ही तो लग रहा है। इसमें भी तो हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं किए चारों बगल का और उसके बाद हम स्टडी कर दिए। इसमें भी हम वही बोल रहे हैं कि हम अचानक गए और स्टडी कर दिए। ये दोनों मेथड सेम नहीं है, ठीक है। अनकंट्रोल मेथड में भले ही आपने किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं किया हो, आपने जिस चीज के आपको ऑब्जर्वेशन करना था उसको उसका ऑब्जर्वेशन आपने उसके नेचुरल स्टेट में ही किया हो, लेकिन एटलीस्ट इस सिचुएशन में आपको पता तो था कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, इतना तो एटलीस्ट आपको पता था। जैसे मान लीजिए आप एक प्ले ग्राउंड गए, ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि चलो हम बच्चे का जो खेलने का तरीका है, किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं इसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप एक साइड में गए, कहीं पे आपको सीट मिल गया,
आप वहां पे बैठ गए और आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ना कुछ बोल रहे हैं ना बोल रहे, इस तरीके से खेलो, ये अच्छा तरीका है बुरा तरीका, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस दूर बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, अनकंट्रोल मेथड। जिस सिचुएशन में बच्चा है उसकी नेचुरली कंडीशन में आप उसका क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ एटलीस्ट आपको पता तो था, आप तो सोच के आपने ऑब्जर्वेशन किया ना, आपने सोचा तो। लेकिन इंसिडेंटल में क्या है कि हमारा कुछ इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है कि हमको ऑब्जर्वेशन करना, अचानक तो हमारी नजर पड़ गई और ऑब्जर्वेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंटल। क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम सोच के थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि हमको उस बच्चे का या उस बच्चे का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, नहीं। लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते कोई थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर कर दिया या थोड़ा सा किसी पे नजर चल गया तो ऑब्जर्व हो जाता है उसका बिहेवियर। तो उस वक्त जो ऑब्जर्व हो गया उसका बिहेवियर, हम उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंटल। इसको हमने सोचा नहीं है कि हाँ हम उसको करेंगे, बस ऐसे ही हो गया। हम घर के रास्ते से जा रहे थे कि हम छत पे घूम रहे हैं, अचानक से हम देखे कोई पक्षी आया, बैठा, वो अपना घोंसला बना रहा है, इस तरीके से हम देख रहे हैं वो तिनके लेके जा रहा है। तो ये हम पर्पस से नहीं चले थे छत पे कि हमको इस चीज को देखना है, लेकिन क्या हो गया कि हमने उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन। यहाँ आपको क्लियर है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ आपको तो ये भी क्लियर नहीं है, बस अचानक से हो गया ऑब्जर्वेशन, अचानक से आपका ध्यान चला गया, कोई चीज ऑब्जर्व आपने कर ली, ये सारा चीज आपको समझ आ गया, ये इसका मेथड था। ठीक, अभी जो है हम लोगों ने टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड को जाना, जो कि 4 तरीके का था। एक कंट्रोल, अनकंट्रोल, और फिर एक सिस्टमिक था और एक इंसिडेंटल था। ये चारों क्या था, ये टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड था। अब हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन का मेरिट और डिमेरिट को जानते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड का। इसका मेरिट क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड का मेरिट ये है कि इसके द्वारा जो है जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो वैलिड होता है और वो साइंटिफिक होता है। इस मेथड का यूज करके जो है क्या क्या क्यों कैसे ये सारे क्वेश्चन का जो है व्यक्ति को आंसर मिलता है। इसके अलावा जो है इस मेथड का यूज करके जो है जो व्यक्ति जो मतलब बच्चा है या फिर कोई एनिमल है, इनके भी बिहेवियर का जो है स्टडी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है इस मेथड का यूज करके हम व्यक्ति के केवल बिहेवियर का स्टडी नहीं करते, बल्कि उसके मेंटल प्रोसेस के साथ साथ जो है उसकी फिजिकल चेंजेस और फिजिकल जो स्थिति है उसकी, उस व्यक्ति का, इसका भी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये सब क्या था, इसका मेरिट था। अब हम चलते हैं इसके डिमेरिट के ऊपर, इस मेथड का जो है क्या कमी है इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति है, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर का जो है अपना कुछ पुराना बिलीव, पुराना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या कोई उसका बिलीव है या इमोशन है, अगर वो उस पर हावी हो गया तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्या होगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसका और डिमेरिट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है डुअल पर्सनालिटी का है, मतलब वो एक तरीके की पर्सनालिटी का नहीं बल्कि डुअल नेचर रखता है, डुअल पर्सनालिटी का है, तो वैसे व्यक्ति का जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा जो है निरीक्षण करना, उसके बिहेवियर का स्टडी करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है। और भी डिमेरिट ये है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, वो किसी भी व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल कंडीशन का जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है उनका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर वो एक्सपीरियंस व्यक्ति नहीं होगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो जो है अचानक से जो है किसी भी व्यक्ति का जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है और जो है एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारा क्या था, इसका डिमेरिट था। हम लोगों ने डिमेरिट जान लिया, मेरिट जान लिया। अब क्या है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन मेथड था वो कंप्लीट हुआ।